हेलो और स्वागत है आप सभी का नर्सिंग पीठ पे। मैं हूं मोनिका। कैसे हैं आप सभी लोग। हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग की। और मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हमने कल क्या देखा, हमने ये पढ़ा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन क्या दी है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन क्या दी, ठीक है। तो WHO ने बोला कि एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको पता हो कि उसकी एबिलिटीज क्या क्या हैं, साथ ही साथ वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कोप अप कर सके और प्रोडक्टिवली काम कर सके और साथ ही साथ सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। मेंटली हेल्दी पर्सन तो है, लेकिन उसके फीचर्स क्या क्या हैं, है ना। तो हमने उसमें क्या देखा था, हमने देखा था ADR लाव बेफ, ठीक है। क्या देखा था हमने, उस व्यक्ति के अंदर क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, एडजस्टमेंट होगा, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होगी, और क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और क्या होगा, उसके अंदर लव होगा, औरों को प्यार दे सकता है और औरों से प्यार ले भी सकता है, ठीक है। और लाइफ के लिए बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच होगा और इमोशनली मैच्योर होगा और कोई फैंटेसी वर्ल्ड में वो नहीं रहेगा व्यक्ति, है ना क्लास, राइट। तो हमने बहुत ही सुंदर सा इसका निमोनिक्स देखा था। क्या देखा था, ADR लाव बेफ, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा कि मेंटल इलनेस की डेफिनेशन क्या होती है ना। तो WHO ने बोला कि इट इज अ अल्टरेशन ऑफ थिंकिंग, मूड और बिहेवियर एसोसिएटेड विथ पर्सनल डिस्ट्रेस। यानी आपके थिंकिंग में, आपके मूड में और आपके बिहेवियर में अल्टरेशन हो जाता है, ठीक है। आप थोड़े से एबनॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है, अल्टरेशन हो जाता है, उसको हमने मेंटल इलनेस की परिभाषा बताई, ठीक है। फिर क्या देखा हमने, फिर हमने उसके कुछ फीचर्स देखे। क्या फीचर्स देखे, मेंटली इल पर्सन के क्या है, डिस्टर्बेंस इन बॉडीली फंक्शन, ठीक है। क्या क्या होगा इसके अंदर, डाइट और एक्सरसाइज अच्छे से नहीं करेगा वो, ठीक है, स्लीप डिस्टर्बेंस आएगी, और थर्ड चीज क्या देखा कि उसका बॉवल मूवमेंट अच्छे से नहीं होगा, राइट क्लास। फिर है डिस्टर्बेंस इन मेंटल फंक्शनिंग। इसमें क्या देखा हमने कि वो एकदम सोशली आइसोलेट हो जाएगा और उसका एंटी सोशल बिहेवियर होगा, ठीक है, राइट। और थर्ड में क्या देखा था कि सोमैटिक डिस्टर्बेंस। उसमें क्या देखा था हमने, उसमें हमने देखा था कि ऐसा व्यक्ति, उसको बॉडी में पेन रहेगा, ठीक है, बॉडी एक्स रहेंगे उसको, ठीक है, पैर में हाथ में उसको काफी ज्यादा पेन रहेगा, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्या पढ़ने वाले हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, ठीक है, मेंटल हेल्थ। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूं आपसे ही, ठीक है। और मैं ये जानना चाहती हूं कि अभी के टाइम पे, अभी की लाइफ में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको मेंटली इफेक्ट कर रहे हैं, है ना, ठीक है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको लग रहा है कि मैम ये तो बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन है और मैं बहुत स्ट्रेस में रहता हूं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि अभी आप जॉब ढूंढ रहे हो, है ना, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये भी एक फैक्टर है, ठीक है, जिससे आप मेंटली इफेक्ट हो रहे हो, है ना, आपको स्ट्रेस हो रहा होगा, ठीक है। और क्या फैक्टर हो सकता है, ठीक है, ये भी फैक्टर हो सकता है कि चूंकि आपके पास जॉब नहीं है, ठीक है, तो आपके लव्ड वंस आपको छोड़ के चले गए,
है ना, आपके लव्ड वंस आपको छोड़ के चले गए, या फिर उतनी रिस्पेक्ट आपको नहीं मिल पा रही है उनसे, है ना, उतनी वैल्यू नहीं मिल पा रही है उससे उनसे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, थोड़े बहुत आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी, राइट। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, बताइए बताइए। और ये हो सकता है कि बार बार फेलियर की वजह से, बार बार एग्जाम में फेलियर की वजह से, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत एंजाइटी या फिर स्ट्रेस हो सकता है ना, थोड़ा बहुत एंजाइटी या फिर स्ट्रेस हो सकता है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है जेनेटिक फैक्टर। कौन सा आता है, जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर। सबसे पहला आता है जेनेटिक फैक्टर, ठीक है, जेनेटिक फैक्टर। और ये किसके अंडर में आता है, ये आता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर, ठीक है। ये किसके अंदर आता है, हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर, बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर, ठीक है क्लास, ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर ये आता है, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर क्या बोलता है, जेनेटिक फैक्टर बोलता है कि अगर पेरेंट्स को, ठीक है, पेरेंट्स को कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, मेंटल इलनेस है, तो चांसेस ऐसे हैं कि साथ साथ में बच्चे को भी होने के चांसेस हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर पेरेंट को कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो उसकी ऑफस्प्रिंग होगी, ऑफस्प्रिंग मतलब जो उसके बच्चे होंगे, उनको भी मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो है स्क्रीजोफेनिया का, ठीक है। स्क्रीजोफेनिया में बेसिकली क्या होता है कि अगर पेरेंट को स्क्रीजोफेनिया है, ठीक है, तो चांसेस होते हैं कि बच्चों को भी स्क्रीजोफेनिया हो, ठीक है। सबको समझ में आ गया। तो ये है जेनेटिक फैक्टर। दूसरा क्या आता है, दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, ठीक है। क्या लिखा मैंने, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, इसको हम कैसे समझेंगे, इसमें हम देखेंगे कि देखिए दो टाइप की पर्सनालिटी होती है, ठीक है। दो टाइप की पर्सनालिटी कौन कौन सी होती है, दो टाइप की पर्सनालिटी होती है। पहली होती है एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी, पहली कैसी होती है, एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी, ठीक है, एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी, ठीक है। और दूसरी होती है इंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी, ठीक है, इंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी, ठीक है। देखिए जो एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी होती है उसमें जो हमारा पेशेंट होता है, उसमें जो इंसान होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, वो एकदम लीन वो एकदम लीन होगा, ठीक है, लीन मतलब एकदम पतला होगा, ठीक है। और कैसा होगा, वो काफी इंट्रोवर्ट होगा, ठीक है, एकदम पतला होगा, काफी इंट्रोवर्ट होगा, काफी ज्यादा शाई होगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसी पर्सनालिटी के लोगों को अक्सर देखने को मिलता है कि इनको डिप्रेशन होने के चांसेस हैं। क्या होने के चांसेस हैं, ऐसी पर्सनालिटी के लोगों को डिप्रेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है, डिप्रेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है।
इंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी में क्या होता है? इंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी में बेसिकली क्या होता है कि ऐसा जो इंडिविजुअल होगा वो काफी गोल मटोल टाइप का होगा, ठीक है, काफी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होगा और वो उसको भीड़ बहुत ज्यादा पसंद होगी, ठीक है, क्राउड बहुत ज्यादा उसको पसंद आएगा, ठीक है। तो ऐसी पर्सनालिटी के लोगों में, इंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी के लोगों में बेसिकली हमें देखने को मिलता है स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया देखने को मिलता है, ठीक है क्लास। स्किज़ोफ्रेनिया देखने को मिलता है, ठीक है। अब थर्ड जो फैक्टर आता है हमारे पास वो आता है, थर्ड जो फैक्टर है हमारे पास वो क्या है? थर्ड फैक्टर है किसी भी टाइप की फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अच्छे से चल फिर नहीं पा रहा है, ठीक है, ठीक है, कोई सा भी एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छे से चल फिर नहीं पा रहा है या फिर वो सुन नहीं पा रहा है या फिर वो बोल नहीं पा रहा है, तो उससे भी क्या होगा? उसके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आएगा, है ना। फिर फोर्थ क्या है? फोर्थ होता है सीवियर माल न्यूट्रिशन, सीवियर माल न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि सपोज कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, विटामिन्स की डिफिशियंसी है या फिर कैलोरीज की डिफिशियंसी है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में भी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है हार्मोनल चेंजेस, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस, ठीक है। हार्मोनल चेंजेस के अंदर क्या आता है? जैसे कि आपको हो गया कोई थायराइड का इश्यू, ठीक है, थायराइड का इश्यू हो गया, पीसीओएस हो गया, ठीक है, और पीएमएस हो गया। पीएमएस क्या होता है? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ठीक है। ऐसी कोई भी आपको समस्या हो रही है तो उसके वजह से भी क्या होता है? हार्मोनल इसके वजह से भी क्या होता है? आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट आता है, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने 3 चीजें बताई। क्या क्या बताई थी? या फिर तो थायराइड का इश्यू है, ठीक है, या फिर तो थायराइड का इश्यू है, ठीक है, या फिर तो पीसीओएस हो गया है, ठीक है, या फिर तो पीएमएस हो गया है, ठीक है। इन सब वजह से भी आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आता है, ठीक है। तो पीएमएस में बेसिकली क्या होता है? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन आने के 1 हफ्ते पहले या 4-5 दिन पहले, ठीक है, क्या होता है? काफी ज्यादा एंग्जाइटी होती है, ठीक है, काफी ज्यादा बहुत ही एंग्शियस हो जाता है पेशेंट नहीं, ठीक है, वुमेन काफी ज्यादा एंग्शियस हो जाती हैं और क्या होता है? काफी ज्यादा सैड हो जाती हैं, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसका असर भी हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। फिर क्या है? सिक्स्थ इज जो 6 पॉइंट है वो क्या है हमारा? किसी भी टाइप की इंजरी हो जाना, ठीक है, किसी भी टाइप की इंजरी होना, ठीक है। तो इंजरी होने से क्या होता है? इंजरी होने से बेसिकली क्या हो रहा है कि हमें ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स होने के चांसेस हैं, ठीक है, ठीक है। किसी भी टाइप की इंजरी हो रही है, मतलब कोई भी आपको एक्सीडेंट हो गया सपोज, ठीक है, और आपको ब्रेन की इंजरी हो गई है उसमें, तो उसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स होने के चांसेस हैं और उसके वजह से भी हमारा मेंटल हेल्थ इफेक्ट करता है ना। तो इसका बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल है? जब तक है जान देखी है आप सबने, है ना। जब तक है जान में क्या होता है? जब तक है जान में क्या होता है? जो शाहरुख खान होता है
ठीक है। शाहरुख खान को एक एक्सीडेंट, शाहरुख खान क्या उसमें बेसिकली क्या होता है कि एक एक्सीडेंट होता है शाहरुख खान का, ठीक है, एक एक्सीडेंट हो जाता है शाहरुख खान का, और उसके बाद क्या हो जाता है, उसकी जो पूरी मेमोरीज होती हैं, ठीक है, जो भी याददाश्त होती है, वो एकदम भूल जाता है हर एक चीज, कि मैं पहले कौन था या फिर कैसा था, ठीक है, और वो 10 साल पीछे चला जाता है, ठीक है, 10 साल पीछे चले जाता है और उसको सब कुछ भूल जाता है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, ठीक है। अब जो हमारा सेकेंड फैक्टर है वो है साइकोलॉजिकल, ठीक है, साइकोलॉजिकल एज वेल एज सोशल फैक्टर्स, जिसको हम बोलते हैं साइको सोशल फैक्टर्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइको सोशल फैक्टर्स, ठीक है, ठीक है क्लास। तो हम इसमें बेसिकली क्या देखेंगे, हम इसमें दो चीजें देखेंगे, ठीक है। पहली चीज क्या देखेंगे हम लोग इसमें, पहली चीज हम देखेंगे इसमें कि कोई सा भी साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है, कोई सा भी साइकोलॉजिकल फैक्टर है और कोई सा भी सोशल फैक्टर है, ठीक है, सोशल फैक्टर है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे साइको सोशल फैक्टर्स में, राइट। तो सबसे पहले आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं सबसे पहले हम लोग। तो देखिए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। तो देखिए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में बेसिकली क्या है, पहली चीज है मैटरनल डिप्रीवेशन, ठीक है, पहली चीज क्या है, मैटरनल डिप्रीवेशन, मैटरनल डिप्रीवेशन, यानी कोई ऐसा बच्चा, ठीक है, कोई एक ऐसा बच्चा हो जिसको बचपन से ही माँ का प्यार न, जिसको बचपन से ही माँ का प्यार ना मिला हो, ठीक है, माँ का प्यार ना मिला हो, ठीक है, उसकी केयर ना मिली हो, माँ ने हमेशा बच्चे को निग्लेक्ट किया हो, ठीक है। तो ऐसे बच्चे के अंदर क्या होगा, ऐसे बच्चे भी मेंटली हेल्दी नहीं होंगे, ठीक है। क्या क्या चीजें थी इसके अंदर, या फिर तो मैटरनल साइड से निग्लेक्शन मिले, ठीक है, और लव एंड केयर ना मिले, ठीक है। तो इस केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में भी जो बच्चा है वो मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पाता है ना, उसकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है इसमें, मैटरनल डिप्रेशन, इसके बाद आती है, इसके बाद आता है कि इसके बाद आता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ठीक है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ठीक है, यानी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन लगा के रख लेना किसी व्यक्ति से या खुद से भी जो कि कभी पूरी नहीं हो सकती, ठीक है, उसको बोलते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। और इससे क्या होगा, बार बार आपके अंदर ये चीज आएगी कि यार मैं तो वो एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतरा, ठीक है, मुझसे वो चीज नहीं हो पाई, ठीक है, या फिर उस व्यक्ति से वो चीज नहीं हो पाई, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, लॉस ऑफ लव्ड वंस, ठीक है, यानी अपने बहुत ही कोई करीबी व्यक्ति को खो देना, अपने कोई भी बहुत ही, ठीक है, लव्ड वंस को खो देना, उसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ लव्ड वंस। तो उसकी वजह से क्या होगा, काफी आप ग्रीफ में रहेंगे, है ना, काफी ज्यादा आप ग्रीफ में रहेंगे। अब फोर्थ चीज क्या आती है, फोर्थ चीज आती है पर्सनैलिटी ट्रेट, ठीक है, पर्सनैलिटी ट्रेट, यानी किसी किसी की पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है
किसी किसी की पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है जो एकदम ही लो सेल्फ स्टीम में रहते हैं, है ना। कुछ कुछ लोग को आपने देखा होगा कि हमेशा ही एकदम सैड रहेंगे, ठीक है, अपने बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचेंगे, हमेशा बोलेंगे अरे मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मुझसे ये नहीं हो सकता, मुझसे वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो क्या है, वो आता है पर्सनालिटी ट्रेट के अंदर। कैसी पर्सनालिटी, जो कि बहुत ज्यादा लो सेल्फ स्टीम वाली है, लो सेल्फ स्टीम वाली है, ठीक है, ठीक है। अब क्या आता है, अब आता है किसी भी टाइप का एब्यूज, ठीक है, किसी भी टाइप का एब्यूज। अगर किसी भी बच्चे को बचपन में किसी भी टाइप का एब्यूज हो गया है, एब्यूज मतलब या फिर तो कोई फिजिकल एब्यूज हुआ है, ठीक है, उसके साथ कोई रेप वगैरह हो गया है, ठीक है, या फिर फिजिकली बहुत टॉर्चर हुआ है वो बच्चा, या फिर तो कोई मेंटल एब्यूज हुआ है उसको, ठीक है, मेंटली काफी उसको टॉर्चर किया गया है, या फिर तो कोई इमोशनल एब्यूज हुआ है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में भी क्या होता है, क्या होता है, वो बच्चे के मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती है वो चीजें, और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। इट इज नॉट समथिंग कि कोई चीज बचपन में हो गई और वो इंसान बड़े होकर भूल जाएगा, ठीक है, वो चीजें हमेशा उसके दिमाग में छपी रहेगी, है ना, ठीक है क्लास। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, हमने देखा कि फैक्टर्स इफेक्टिंग मेंटल हेल्थ में, फैक्टर्स इफेक्टिंग मेंटल हेल्थ में हमने देखा कि सबसे पहले देखा कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी ऐसे फैक्टर्स जो कि आपके बॉडी से रिलेटेड हैं, ठीक है, ऐसे फैक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर देखा सबसे पहले हमने जेनेटिक फैक्टर्स, क्या देखा, जेनेटिक फैक्टर्स। उसके अंदर क्या देखा हमने कि अगर किसी पेरेंट को कोई भी मेंटल इलनेस है या फिर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है तो चांसेस हैं कि बच्चे को भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमने क्या देखा कि स्किज़ोफ्रेनिया वाला फेस, ठीक है, उसमें क्या देखा हमने कि अगर किसी पेशेंट को, अगर किसी पेरेंट को स्किज़ोफ्रेनिया है, ठीक है, तो चांसेस हैं कि बच्चे को भी हो जाए, ठीक है। फिर हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर का मतलब क्या होता है कि आपके जो आप हैं वो कैसे बने हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं आप, ठीक है। तो उसमें हमने देखा कि दो टाइप की पर्सनालिटी होती है। पहली टाइप की होती है एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी, दूसरी होती है इंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी, ठीक है। एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी में बेसिकली क्या होता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है बहुत ज्यादा शाई होता है, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, बहुत पतला होता है, और ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है, चांसेस हैं। इंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी क्या होती है, ऐसा व्यक्ति जो काफी ज्यादा गोलू मोलू टाइप का है, ठीक है, और साथ साथ में क्या है, वो काफी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, उसको लोग काफी ज्यादा पसंद है, ठीक है, उसको स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि किसी भी टाइप की अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है, यानी कोई व्यक्ति अगर अच्छे से चल नहीं पा रहा है, या फिर अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, या फिर अच्छे से सुन नहीं पा रहा है, किसी भी टाइप की फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो वो भी उसके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करेगी। फिर हमने देखा कि सीवियर माल न्यूट्रिशन, ठीक है, किसी भी विटामिन की आपको डिफिशियंसी है, मिनरल की डिफिशियंसी है, या फिर कैलोरीज की डिफिशियंसी है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उस व्यक्ति के अंदर भी मेंटल इलनेस होने के चांसेस हैं, ठीक है। फिर देखा हमने हार्मोनल चेंजेस, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस में क्या देखा हमने कि अगर किसी को थायराइड इश्यूज है, ठीक है, किसी को पीसीओएस है, ठीक है, और किसी को पीएमएस है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी हम देखते हैं कि वो काफी हद तक, ये सारी जो दिक्कतें हैं काफी हद तक इंसान को एंग्शियस कर देती हैं और बहुत ज्यादा परेशान कर देती हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि इंजरी, ठीक है, अगर आपको कोई इंजरी हो गई है ब्रेन में, ठीक है, तो इट विल लीड टू द ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, ठीक है, ठीक है, इट विल लीड टू द ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, और उसके साथ क्या हो सकता है कि आपका हो सकता है कि आपकी मेमोरी लॉस हो जाए, ठीक है। फिर हम जो सेकेंड फैक्टर पढ़ रहे थे, जो सेकेंड फैक्टर हमने देखा था वो क्या देखा था, साइको सोशल फैक्टर्स, ठीक है, साइको सोशल फैक्टर्स। इसमें हम इसमें बात हो रही थी हमारी किसकी, साइकोलॉजिकल और सोशल चीजों की, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एज वेल एज सोशल फैक्टर्स,
ठीक है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हमने देखा, सबसे पहले क्या देखा हमने, मैटरनल डिप्रिवेशन, यानी एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बच्चा जिसको बचपन से ही माँ का प्यार ना मिला हो, माँ की केयर ना मिली हो, और सबसे बड़ी बात की रीअश्योरेंस ना मिला हो, ठीक है, रीअश्योरेंस ना मिला हो, ठीक है, और हमेशा माँ ने निग्लेक्ट किया हो, ठीक है, तो ऐसे बच्चे में भी मेंटल इलनेस पाई जा सकती हैं, ठीक है, उसकी मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। फिर देखा था अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ठीक है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशंस जो कि एकदम रियल नहीं है, ठीक है, जो कि एकदम ही रियल नहीं है, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा, मेंटल हेल्थ खराब होने के चांसेस हैं, राइट, ठीक है। फिर क्या है, लॉस ऑफ लव्ड वंस, ठीक है, कोई भी आपका बहुत ही अजीज आदमी, ठीक है, कोई बहुत ही प्यारा आदमी आपकी लाइफ से चला जाता है, ठीक है, सेपरेशन हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, आप काफी ज्यादा ग्रीफ में रहेंगे, राइट, तो उसके वजह से भी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी। फिर क्या देखा था, पर्सनालिटी ट्रेट्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स में देखा था कि कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी पर्सनालिटी ही ऐसी होती है कि हमेशा सोचते हैं कि यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, हमेशा लो सेल्फ स्टीम में रहते हैं और बहुत ही सैड रहते हैं और अपने बारे में बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर देखा था फिफ्थ हमने कि एब्यूज, ठीक है, किसी भी टाइप का एब्यूज, या फिर तो वो फिजिकल एब्यूज हो, या फिर तो वो मेंटल एब्यूज हो, या फिर तो वो इमोशनल एब्यूज हो, ठीक है। जो हम सेकेंड फैक्टर इसमें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सोशल फैक्टर, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, सोशल फैक्टर, ठीक है, ठीक है, सोशल फैक्टर्स। अब देखिए सोशल फैक्टर्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, सोशल फैक्टर्स में बेसिकली सबसे पहली जो चीज आएगी वो आएगी फैमिली रिलेशनशिप्स, ठीक है, क्या आएगी, फैमिली, फैमिली रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, ठीक है, सपोज कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बचपन से ही फैमिली का सपोर्ट ना मिला हो, ठीक है, लैक ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ सपोर्ट, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बचपन से ही फैमिली का सपोर्ट ना मिला हो, फैमिली ने हमेशा उसको निग्लेक्ट किया हो, ठीक है, निग्लेक्ट किया हो, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति में भी हमें, ऐसे व्यक्ति में भी हमें कुछ ना कुछ मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस देखने को मिलेंगी, ठीक है, ये भी फैक्टर्स क्या है, हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब सेकेंड जो चीज आती है इसके अंदर, ठीक है, सेकेंड जो चीज आती है वो आती है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, क्या आती है, सोशियो इकोनॉमिक, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स। तो इसमें क्या है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में बेसिकली क्या है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, आप अनएम्प्लॉयड हैं या फिर आप काफी ज्यादा पुअर हैं, ठीक है, या फिर तो आप पुअर हैं, ठीक है, पॉवर्टी है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स भी क्या कर रहे हैं, ये सब फैक्टर्स भी क्या कर रहे हैं, हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं। क्या क्या फैक्टर्स थे, पहला पॉवर्टी, ठीक है, और दूसरा क्या था, दूसरा था अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए जो थर्ड फैक्टर है इसी में सोशल में वो क्या है, ये है सोशल आइसोलेशन, क्या है, सोशल आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सोसाइटी ने आइसोलेट कर दिया है ना, उसके फ्रेंड्स वगैरह ने उसको आइसोलेट कर दिया है, उसके फैमिली मेंबर्स ने उसको आइसोलेट कर दिया है, कोई इससे बात नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके फ्रेंड्स भी उससे बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि सोशल आइसोलेशन में है, ठीक है, उस केस में भी क्या होता है, मेंटल हेल्थ इफेक्ट होने के चांसेस हैं,
ठीक है। फिर क्या आता है, फिर आता है एकेडमिक या फिर वर्क प्रेशर। ठीक है, एकेडमिक एंड वर्क प्रेशर। ठीक है, वर्क प्रेशर यानी आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां पर आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ रहा है। ठीक है, और ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जहां पर आपका बार बार सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप बार बार फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एकेडमिक प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है आपका, और साथ साथ में मैंने क्या बताया, वर्क प्रेशर क्या है, आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर क्या हो रहा है, काफी ज्यादा आपको वर्क दे दिया जा रहा है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आप ओवर टाइम काम करो उसमें। ठीक है, तो उन सब केसेस में भी क्या होता है, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता और व्यक्ति के जो मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आता है। राइट, राइट क्लास। अच्छा, अब जो नेक्स्ट फैक्टर आ रहा है वो आता है हमारा लाइफस्टाइल फैक्टर। ठीक है, क्या आता है, क्या आता है हमारा लाइफस्टाइल फैक्टर। लाइफस्टाइल फैक्टर यानी हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी है, ठीक है, जिसमें जिसमें हमें मेंटल हेल्थ, हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो इफेक्ट हो रही है। अब वो कैसे इफेक्ट होगी, सपोज आपने रात भर देख लिया इंस्टाग्राम। ठीक है, आप रात भर इंस्टाग्राम अपना स्क्रॉल करते जा रहे हो, स्क्रॉल करते जा रहे हो। ठीक है, और सुबह आपका एग्जाम है ना। ठीक है, सुबह क्या है, आपका एग्जाम है। ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, आपको काफी ज्यादा स्ट्रेस होगा, है ना, कि यार मैंने तो रात भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया लेकिन सुबह सुबह देखो मेरा एग्जाम है, तो अब मैं क्या लिखूंगा एग्जाम में। राइट, ठीक है, तो क्या है, ये स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है आपकी, स्लीप डिस्टर्बेंस, है ना। इसमें क्या हो रहा है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है आपकी। है ना, स्लीप स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, फिर क्या है चीजें, फिर अगर सपोज आप ढंग से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ढंग से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या फिर अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, प्लस क्या है, न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं ले रहे हैं आप। ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी, ठीक है, ऐसे केसेस में भी मेंटल हेल्थ आपकी इफेक्ट हो सकती है। राइट, और थर्ड चीज क्या हो सकती है, ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, बहुत ज्यादा आपने सोशल मीडिया यूज किया है, ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, है ना, अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ की, यार उसका देखो सिलेक्शन हो गया और मेरा अभी तक नहीं हुआ। राइट, ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स किस में आते हैं, ये सब फैक्टर्स आते हैं लाइफस्टाइल फैक्टर। और एक और चीज है इसके अंदर। ठीक है, एक और चीज क्या है, सब्सटेंस अब्यूज। क्या है, सब्सटेंस अब्यूज यानी आप अल्कोहल या फिर कुछ भी ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ इफेक्ट हो रही है ना। राइट, आपकी और औरों की लाइफ इफेक्ट हो रही है। ठीक है, फिर आएंगे हम लास्ट फैक्टर में, जो कि है हमारा स्पिरिचुअल फैक्टर। ठीक है, स्पिरिचुअल या फिर कल्चरल फैक्टर। ठीक है, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल फैक्टर। स्पिरिचुअल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि सपोज ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको समझ में आती हैं, जो कि
आपके लिए, जो कि आपके अकॉर्डिंग वो सब चीजें क्या हो, अलग हो। ठीक है, जैसे कि अगर आपने सोचा है कि, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, सपोज कि जब न्यूबॉर्न पैदा होता है, ठीक है, न्यूबॉर्न की जब बर्थ होता है, ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या, हमारे हमारे यहाँ क्या है, हमारे अंदर क्या होता है, हमारे यहाँ बोलते हैं कि उसको काजल लगा दो, है ना, क्या बोलते हैं हम उसको, काजल लगा दो। ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ, हमारा एक कल्चरल फैक्टर हुआ। ठीक है, लेकिन साइंस क्या बोलती है, साइंस बोलती है कि जब न्यूबॉर्न पैदा होता है तो उसको काजल नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, राइट, उससे क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है। ठीक है, काफी ज्यादा ये क्या है, एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं दोनों ही आइडियाज। ठीक है, एक जो हमारा कल्चरल फैक्टर है वो हमें बोल रहा है कि भाई अगर कोई न्यूबॉर्न पैदा हुआ है तो उसको काजल लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन हमारी साइंस क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि भाई इससे इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना, राइट, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो स्पिरिचुअल और कल्चरल फैक्टर्स में बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली ये चीज होती है कि आप किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में या फिर किसी ना किसी गिल्ट में फंस जाते हैं। ठीक है, दो चीज होती है, क्या चीज होती है, या फिर तो आप बहुत ज्यादा, ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं, दो चीजें, दो चीजें क्या होती हैं, या फिर तो आप बहुत ज्यादा गिल्ट में आ जाते हैं। ठीक है, गिल्ट में आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, या फिर तो क्या होता है, या फिर तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं कि मुझे ये करना चाहिए कि ये चीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें स्पिरिचुअलिटी हमें कुछ और सिखा रही है और साइंस हमें कुछ और चीज सिखा रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे दिमाग में मतभेद हो जाता है कि भाई ये करना ठीक है या फिर वो करना ठीक है। ठीक है क्लास, राइट, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स थे, सबसे पहले हम आए बायोलॉजिकल फैक्टर्स में, जो कि हमारा सबसे पहला फैक्टर था। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स में भी हमने क्या देखा था, सबसे पहले देखा था कि जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर में क्या देखा था हमने, जेनेटिक फैक्टर में क्या देखा था हमने कि अगर कोई पेरेंट, ठीक है, कोई पेरेंट है, ठीक है, और उसको कोई ना कोई मेंटल इलनेस है, तो ये चांसेस हैं कि उसके बच्चे को भी वो मेंटल इलनेस हो सकती है या फिर वो डिसऑर्डर हो सकता है, राइट। फिर सेकंड क्या देखा था, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, क्या देखा था, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या देखा था हमने, इसमें देखा था कि हमारी दो टाइप की पर्सनैलिटी होती है, एक होती है इंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी और एक होती है एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी। ठीक है, एक होती है इंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी और एक होती है एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी। ठीक है, तो एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी में बेसिकली हमें डिप्रेशन देखने के चांसेस हैं, ऐसे व्यक्ति में डिप्रेशन होने के चांसेस हैं। और जो इंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी है जिसको उसमें हमें स्किज़ोफ्रेनिया देखने के चांसेस हैं। ठीक है, फिर देखा था फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी में हमने क्या देखा था कि ऐसा व्यक्ति जो चल फिर नहीं पा रहा है या फिर वो उसको अच्छे से सुनाई नहीं देता या फिर अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, म्यूट है, तो ऐसे व्यक्ति में भी मेंटल इलनेस या फिर उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, फिर क्या था, सीवियर माल नरिशमेंट। सीवियर माल नरिशमेंट में क्या था कि अगर आप प्रॉपरली डाइट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, विटामिन की डिफिशियंसी हो जाएगी, कैलोरीज की डिफिशियंसी हो जाएगी और प्रोटीन की डिफिशियंसी होने के चांसेस हैं, राइट। फिर फिफ्थ देखा था हमने हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस में क्या देखा था हमने कि अगर किसी को थायराइड के इश्यूज हैं या फिर किसी को पीसीओएस है या फिर किसी को पीएमएस है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी क्या होता है, जो वुमेन होती है काफी ज्यादा एंग्शियस हो जाती है। ठीक है, उसके स्लीप पैटर्न में डिस्टर्बेंस आ जाता है। ठीक है, और वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है उस वक्त। ठीक है, ठीक है, और सिक्स्थ हमने देखा था, अगर आपको गलती से कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, ब्रेन की कोई आपकी इंजरी हो जाती है,
तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको इन्फेक्शन होने की भी चांसेस हैं, ठीक है, इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली यू विल सफर फ्रॉम ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, ठीक है, क्या हो जाएगा, आपको ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर हो जाएगा। और सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, शाहरुख खान का। कौन सा, शाहरुख खान का जब तक है जान में। क्या होता है वहां पर, शाहरुख खान का एक एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और वो सब चीजें भूल जाता है प्रेजेंट की, राइट, और उसको पीछे की जो भी चीजें हैं वो याद रहती हैं, ठीक है। तो ये था इंजरी में। फिर हमने सेकेंड फैक्टर देखा था, सेकेंड फैक्टर, ठीक है, सेकेंड फैक्टर देखा था साइको सोशल फैक्टर, ठीक है, साइको सोशल फैक्टर, जिसपे हम साइकोलॉजिकल चीजों के बारे में बात कर रहे थे और हम सोशल चीजों के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। सामाजिक कौन कौन से कारण हो सकते हैं या फिर साइकोलॉजिकल कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिसमें क्या होगा, जिसमें पेशेंट की मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था मैटरनल डिप्रीवेशन। क्या देखा था हमने, मैटरनल डिप्रीवेशन, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है या फिर ऐसा कोई बच्चा है जिसको बचपन से ही प्यार ना दिया जाए, ठीक है, बचपन से ही प्यार ना दिया जाए या फिर हमेशा उसको निग्लेक्शन का सामना करना पड़े, तो ऐसे व्यक्ति में क्या होता है, ऐसे व्यक्ति की भी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। फिर सेकंड क्या देखा था, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, यानी ऐसी एक्सपेक्टेशन जो एकदम रियल नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि किसी ने आपसे आईफोन मांगा हो, ठीक है, लेकिन अभी आप नहीं देख सकते उसको, तो वो क्या हो गई, आपकी एकदम अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशन हो गई, है ना। फिर क्या देखा था नेक्स्ट हमने देखा था लॉस ऑफ लव्ड वंस, यानी हमारा कोई बहुत ही अजीज आदमी जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, या फिर तो उसकी डेथ हो जाए या फिर वो सेपरेट हो जाए हमसे, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, हमें काफी ज्यादा ग्रीफ का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, हमारी लाइफ काफी ज्यादा सैड रहेगी। फोर्थ क्या था, पर्सनालिटी ट्रेट, यानी कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनालिटी हमेशा से ही बहुत सैड टाइप की होती है, हमेशा लो सेल्फ स्टीम में रहते हैं और बोलते हैं कि मुझसे कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति की जो मेंटल हेल्थ है वो ज्यादा इफेक्ट होने के चांसेस हैं। फिफ्थ क्या है, एब्यूज कौन सा, किसी भी टाइप का फिजिकल, मेंटल या इमोशनल एब्यूज, ठीक है, किसी भी टाइप का फिजिकल, मेंटल या इमोशनल एब्यूज, ठीक है। फिर क्या देखा था हमने, सोशल फैक्टर्स, ठीक है, साइकोसोशल में जो सोशल फैक्टर है वो क्या क्या था, फैमिली रिलेशनशिप, ठीक है, फैमिली रिलेशनशिप। इसमें क्या आता है, इसमें आता है कि अगर आपको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है या फिर फैमिली आपको निग्लेक्ट कर रही है, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होने के चांसेस हैं। फिर क्या है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, मतलब हो सकता है कि अभी आपकी जॉब नहीं लगी है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। फिर क्या है, पॉवर्टी, यानी कि कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा पुअर है तो उसको भी मेंटल हेल्थ के होने के चांसेस हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, सोशल आइसोलेशन में क्या है कि हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे बात नहीं कर रहा है, या फिर हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर्स ने भी आपको थोड़ा सा आइसोलेट कर दिया है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी मेंटल हेल्थ पर असर आएगा। फिर क्या है, एकेडमिक एंड वर्क प्रेशर, यानी जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां आपको ज्यादा काम दिया जा रहा है, और एकेडमिक प्रेशर अभी के लिए अगर हम समझे तो वो क्या है कि आपको एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में नर्सिंग ऑफिसर बनना है, ठीक है, तो ये क्या है, आपका कहीं ना कहीं एकेडमिक प्रेशर आपके ऊपर भी है ना। फिर था लाइफस्टाइल फैक्टर में क्या था, स्लीप डिस्टर्बेंस, ठीक है, आप रात भर रील देखे जा रहे हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, तो उससे क्या होगा, आपकी स्लीप में डिस्टर्बेंस आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर आपने प्रॉपरली एक्सरसाइज या फिर न्यूट्रिशन नहीं लिया है तो उससे क्या होगा, उससे भी आपके मेंटल हेल्थ में इफेक्ट आएगा। फिर क्या है, फिर है ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया का आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया को आप, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे बेसिकली कंपैरिजन की फीलिंग आती है, राइट,
कि उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ, ठीक है, वो मुझसे ज़्यादा बेटर है ना, लाइक दैट। फिर आता है सब्सटेंस अब्यूज, ठीक है, या फिर तो आप स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर तो आप अल्कोहल पी रहे हैं, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है। फिर लास्ट जो फोर्थ फैक्टर हमने देखा था वो देखा था स्पिरिचुअल एंड कल्चरल फैक्टर्स, जिसमें हमने बात की थी, ठीक है, जिसमें हमने बात की थी किसके बारे में बात की थी, हमने बात की थी कि सपोज जिसके, हाँ, इसमें हमने बात की थी गिल्ट और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, ठीक है, गिल्ट और कॉन्फ्लिक्ट कैसे कि हो सकता है कि साइंस का आइडिया डिफरेंट हो लेकिन हमारा कल्चर डिफरेंट चीज बोल रहा हो, ठीक है, तो इससे क्या होता है, काफी ज्यादा आप कॉन्फ्लिक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। और गिल्ट के बारे में हमने बात किया था कि स्पिरिचुअल फैक्टर्स कभी कभी जो हमारी कल्चरल चीजें हैं कभी कभी हमें वो गिल्ट ट्रिप में भी डाल सकती हैं, है ना, कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके साथ वो हो जाएगा, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या होता है कि काश मैंने वो चीज कर ली होती, है ना, राइट। ओके, सो जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कि स्टिग्मा रिलेटेड टू साइकेट्री, ठीक है, या फिर स्टिग्मा इन साइकेट्री, स्टिग्मा इन साइकेट्री, ठीक है। साइकेट्री में क्या क्या चीजें हैं जो कि स्टिग्मा क्रिएट कर रही हैं, ठीक है, तो इसको जानने से पहले हमें ये जानने का नीड है, ठीक है, वी नीड टू लर्न अबाउट दैट कि स्टिग्मा होता क्या है, ठीक है, स्टिग्मा क्या होता है, ये क्या है स्टिग्मा, ठीक है, तो स्टिग्मा बेसिकली क्या है, स्टिग्मा इज नथिंग बट अ नेगेटिव बिलीव, ठीक है, कोई भी नेगेटिव बिलीफ, ठीक है, कोई भी नेगेटिव बिलीफ या फिर कोई भी नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है, कोई भी नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है, कोई सा भी नेगेटिव बिलीफ, कोई सा भी नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है, किस चीज के लिए, किसी भी एक पर्सपेक्टिव के लिए, ठीक है, किसी भी एक पर्सपेक्टिव के लिए कोई सा भी नेगेटिव बिलीफ या फिर कोई सा भी नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है। और चूंकि हम साइकेट्री के बारे में देख रहे हैं तो आज हम पूरी चीज साइकेट्री के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है, सबको समझ में आ गया स्टिग्मा क्या है। स्टिग्मा का मतलब होता है कोई सा भी आपका नेगेटिव बिलीफ, ठीक है, आपने मान लिया कि ये तो ऐसा ही है, ठीक है, ये तो कभी ठीक नहीं होने वाला, ठीक है, इसको तो क्या कहते हैं, मेंटल डिसऑर्डर हो गया, अब तो बहुत कम चांसेस हैं कि भाई ये बच पाएगा पेशेंट या फिर इसके साथ कुछ चीजें ठीक हो पाएंगी, ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक नेगेटिव बिलीफ है ना, और क्या है, हमारा एक नेगेटिव एटीट्यूड है उस व्यक्ति के बारे में, ठीक है, उस व्यक्ति के बारे में एक नेगेटिव एटीट्यूड भी, ठीक है, कि अब तो वो ऐसा हो गया, एकदम पागल सा हो गया, अब तो उसका कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है, तो ये सब क्या है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जो चीज हम पढ़ने वाले हैं आगे, हमारी सोसाइटी में, ठीक है, अभी तो देखो फिर भी बहुत सारी चीजें ठीक हो गई हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं आज से 50 या 60 साल के पहले की बात करूं, 50 से 60 साल के पहले की बात बोलूं मैं, ठीक है, तो इतनी ज्यादा चीजें बेकार थी मेंटल हेल्थ को लेकर या फिर मेंटल इलनेस को लेकर, ठीक है, क्या क्या चीजें थी, लोग सोचते थे कि अगर कोई व्यक्ति मेंटली इल है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मेंटली इल है तो उसके ऊपर क्या है, इविल सोल का असर है, क्या है, इविल सोल का असर है, यानी कोई बुरी आत्मा है जो उसके ऊपर सवार होकर उसको ऐसा काम, ठीक है, उसके मतलब उसके साथ ऐसा काम हो रहा है इसीलिए, ठीक है, तो लोग बोलते थे कि इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इविल सोल, ठीक है, जो इविल सोल है उसके वजह से ही वो व्यक्ति बीमार है या फिर उस जो व्यक्ति है वो इतना ज्यादा मेंटली इल है या फिर उसको मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। अभी तो फिर भी बहुत सारी चीजें ठीक हो गई हैं, इतने सारे डिसऑर्डर्स को हमने डिस्कवर किया है और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, ठीक है।
तो अभी थोड़ा बहुत हम सोच सकते हैं कि स्टिग्मा थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है, लेकिन ये जो जंग है वो अभी भी हमें जारी रखनी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बोलते हैं कि इसके ऊपर इविल सोल का असर है। तो हम इसको बाबा के पास लेके चलते हैं ना, किसी झाड़ फूक या फिर किसी बाबा के पास लेके चलते हैं, वो 2-4 डंडे मारेंगे और इसके अंदर का जो भी भूत है वो निकल जाएगा। राइट राइट, ठीक है। तो स्टिग्मा सबको समझ में आया? स्टिग्मा क्या है कि नेगेटिव बिलीफ या फिर नेगेटिव एटीट्यूड किसके बारे में, कोई भी अगर मेंटली इल पर्सन है, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर वाला पर्सन है, उसके बारे में कोई भी नेगेटिव बिलीफ रख लेना या फिर उसके प्रति बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग लेकर आना, ठीक है, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि रोल ऑफ नर्सेस, रोल ऑफ नर्सेस role of nurses in reducing the stigma, in reducing the stigma, ठीक है। जो हमारी नर्सेज है, ठीक है, जो हमारी नर्सेज हैं, ठीक है, उनका क्या रोल हो सकता है स्टिग्मा को खत्म करने में या फिर स्टिग्मा को रिड्यूस करने में, कम करने में या फिर रिड्यूस करने में, ठीक है। तो मैं आपसे पूछती हूँ एक क्वेश्चन कि सपोज आपका सिलेक्शन हो जाता है निमहांस में। कहाँ हो जाता है आपका सिलेक्शन? आपका सिलेक्शन हो जाता है निमहांस में, ठीक है, ठीक है, बैंगलोर में है, ये बहुत ही अच्छा सा हॉस्पिटल है, बहुत ही प्यारा सा हॉस्पिटल है, और सपोज आप वहां जाते हैं नर्सिंग ऑफिसर बनके, ठीक है, राइट। तो बेसिकली क्या है, अब आपको एक टास्क दिया जाता है कि भाई देखो ये सब हमारे मेंटली इल पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है, ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो भी स्टिग्मा है, ठीक है, जो भी नेगेटिव बिलीफ है जो कि उसके आसपास के लोगों के अंदर है, ठीक है, आसपास के लोगों के अंदर है, उसको आपको रिड्यूस करना है, उसको आपको कम करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे उसमें, है ना, है ना। तो निमहांस में आप अगर नर्सिंग ऑफिसर हैं तो जल्दी बताइए क्या कर सकते हैं आप, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप? तो सबसे पहले तो आप अपने मन को शांत रखेंगे, है ना, आप बोलेंगे कि ठीक है मैं सोचता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दिस इज अ टास्क टू मी, है ना, बहुत ही बड़ा टास्क है ये कि किसी के बिलीफ सिस्टम को चेंज करना, है ना, किसी की बिलीफ सिस्टम को चेंज करना, इट इज अ वेरी बिग टास्क। तो आप बोलोगे, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले बोलोगे आप कि मैम जो काम मैं करूंगा सबसे पहले वो क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं एजुकेट करूंगा, ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एजुकेट करूंगा, ठीक है, एजुकेट करूंगा और अवेयर करूंगा, ठीक है, अवेयरनेस, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे अच्छे से लिख सकते हैं कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ठीक है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, यानी जो भी व्यक्ति है, ठीक है, जो भी व्यक्ति है जिसको कोई सी भी मेंटल डिसऑर्डर हो गया है सपोज, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या, उसके लिए आप उसकी जो डिसीज कंडीशन है, ठीक है, उसकी जो डिसीज कंडीशन है या फिर जो उसके साइन और सिम्टम्स हैं, ठीक है, वो आप उसके घर वालों को बताओगे और उसके आसपास के जो भी व्यक्ति हैं उनको बताओगे कि देखो ये ना ऐसा ऐसा होगा व्यक्ति, ठीक है, लेकिन आपको बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही प्यार के साथ इसको संभालना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, डिसीज कंडीशन के बारे में, डिसीज कंडीशन के बारे में और उसके साइन और सिम्टम्स के बारे में उस व्यक्ति को एजुकेट कर दिया, ठीक है, उसके साथ वालों को एजुकेट कर दिया कि भाई देखो ऐसे ऐसी चीजें होंगी, लेकिन तुमको हिम्मत नहीं हारनी है, तुमको बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही लविंगली उस पेशेंट को संभालना है, ठीक है। और क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है, उस प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना,
कि ये दिक्कत ऐसी ही होती है, ठीक है, इस दिक्कत में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या हम इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आपने पहली चीज ये कर दी, ठीक है, क्या किया आपने, एजुकेट कर दिया और लोगों को अवेयर कर दिया। किसको, लोगों को मतलब जो भी पेशेंट के साथ वाले लोग हैं जिनको, ठीक है, उनको अवेयर कर दिया, ठीक है। सेकंड चीज जो आपने की वो आपने क्या की, आपने किया एम्पावरमेंट, ठीक है, क्या किया आपने, एम्पावरमेंट, 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 ठीक है, ठीक है। एम्पावरमेंट कैसे किया आपने, आपको कोई अगर व्यक्ति दिख रहा है जो कि मेंटली इल है, ठीक है, तो आपने आपने क्या किया, उसको डिसीजन मेकिंग में, उसको आपने डिसीजन मेकिंग में लगा दिया, ठीक है, कि चलो भाई आज तुम बता दो कि आज क्या खाना बनेगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल ब्लॉक्स में उसको डिसीजन मेकिंग में लगा दिया, ठीक है, कि चलो आज बता दो कि भाई आज क्या खाना बनेगा सबके लिए, ठीक है, या फिर आज बता दो कि आज हम कौन सा टास्क करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, पेशेंट के अंदर काफी ज्यादा एम्पावरमेंट आ रही है, ठीक है, पेशेंट ये सोच रहा है कि ठीक है मैं भी कुछ चीज हूं यहाँ पर, ठीक है, मैं भी कुछ चीजें कर सकता हूँ इस हॉस्पिटल में और मैं भी अपना डिसीजन खुद से ले सकता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे उसके अंदर काफी ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, राइट, राइट। थर्ड चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्ड चीज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, नॉन जजमेंटल, नॉन जजमेंटल अप्रोच, ठीक है। नॉन जजमेंटल अप्रोच का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, नॉन जजमेंटल अप्रोच का मतलब ये है कि आपको पता है कि ठीक है जो हमारा पेशेंट है वो अभी के लिए मेंटली इल है या फिर उसको कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके पास्ट की वजह से जो भी उसके साथ चीजें हुई हैं उसके वजह से उसको जज करूं, ठीक है, उसकी वजह से उसको जज करूं। या फिर हो सकता है कि पेशेंट ने आपके सामने कुछ ऐसी चीजें बोल दी हैं, ठीक है, जिससे आपको लग रहा है कि अरे ये तो पागल है एकदम, है ना, तो वो अप्रोच नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपका अप्रोच होना चाहिए नॉन जजमेंटल, आपको पेशेंट को पेशेंट की तरह ही ट्रीट करनी है, ठीक है, पेशेंट को पेशेंट की तरह ही ट्रीट करना है, ठीक है, आपको ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है, कहाँ से आ रहा है मतलब हो सकता है कि वो गांव से आ रहा हो पेशेंट, ठीक है, हो सकता है कि बहुत अच्छे शहर से आ रहा हो वो, ठीक है, तो उसके बेसिस में आपको उसको जज नहीं करना है। और एट द सेम टाइम जो भी आप उसको थेरेपीज दे रहे हैं या फिर जो भी आप उसको मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, वो आपको बहुत ही अच्छे से देनी है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से मतलब, बहुत ही अच्छे से मतलब कि आपको उसके साथ बहुत ही ज्यादा इम्पैथी या फिर सिंपैथी शो करने की इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जरूरत है, एम्पैथी और सिंपैथी आपको उसको देनी है, ठीक है, उस पेशेंट को। फिर क्या आता है, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ है कम्युनिटी सपोर्ट, ठीक है, फोर्थ क्या है, कम्युनिटी सपोर्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, यानी कम्युनिटी के कुछ कुछ लोग होंगे, ठीक है, और उनको आपको एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई देखो ये जो हमारा पेशेंट है वो थोड़ा सा मेंटली इल है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप थोड़ा बहुत भी इसको एम्पैथी और सिंपैथी से रखोगे, ठीक है, एम्पैथी और सिंपैथी से रखोगे, आप समझोगे कि ठीक है ये व्यक्ति अभी के लिए ठीक नहीं है लेकिन फ्यूचर में वो व्यक्ति ठीक हो सकता है, ठीक है, तो अगर आप ऐसा अप्रोच रखोगे उस व्यक्ति के लिए तो क्या होगा, तो क्या होगा, वो व्यक्ति ठीक होने के उसके चांसेस हैं, ठीक है। फिफ्थ फैक्टर क्या है, फिफ्थ फैक्टर ये है कि अप्रोच, अप्रोच, अप्रोच टू द पेशेंट्स, अप्रोच टू द पेशेंट्स हु आर ऑलरेडी रिकवर, ठीक है, अप्रोच टू द पेशेंट
हु आर रिकवर्ड। यानी ऐसे पेशेंट जो ऑलरेडी रिकवर्ड हो चुके हैं, एकदम ठीक हो चुके हैं, ठीक है, ऐसे पेशेंट जो एकदम ठीक हो चुके हैं, उनको मेंटली इल पेशेंट के साथ, जो पेशेंट अभी भी किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर में है, उसके साथ मिलवाना, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्सिंग रोल है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो पेशेंट ऑलरेडी ठीक हो चुका है, ठीक है, ये जो पेशेंट ऑलरेडी ठीक हो चुका है, वो उसको बताएगा कि भाई देखो ये चीजें होती हैं, बट मैंने देखो इस चीज को ऐसे रिकवर किया है, ठीक है, मैं ऐसे इस प्रॉब्लम से ठीक हुआ हूं, ठीक है, तो तुम भी वैसी चीजें कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो हमारा मेंटली इल पर्सन है, ठीक है, जिसको भी कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, उसके अंदर भी ये जो नेगेटिव बिलीफ है, ठीक है, वो हटेगा। ठीक है, जो उसका नेगेटिव एटीट्यूड है खुद के लिए, वो भी हटेगा। राइट राइट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, रोल ऑफ नर्सेस इन रिड्यूसिंग द स्टिग्मा। फर्स्ट क्या था, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ठीक है, एजुकेशन और इसमें क्या देखा था हमने, एजुकेशन और अवेयरनेस में तो हमने बेसिकली देखा था कि जो भी पेशेंट है, ठीक है, उसके साइन और सिम्टम्स, ठीक है, उसके कौन सी डिसीज हुई है, उसको कौन सा मेंटल डिसऑर्डर हुआ है, ठीक है, उसके जो भी साइन एंड सिम्टम्स हैं, वो हमें उसके फैमिली मेंबर्स को बताना है कि भाई देखो ये चीजें होंगी एंड यू हैव टू डील विद इट, ठीक है, विथ लव एंड केयर एंड रीअश्योरेंस। ठीक है, और उस व्यक्ति को भी उस चीज के बारे में अवेयर करना है, ठीक है, और उसके आसपास भी अवेयरनेस फैलानी है। सेकेंड है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट में क्या था कि सबसे पहले जो भी हमारा मेंटली इल पेशेंट है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, एक नेगेटिव भावना आ जाती है कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, काफी ज्यादा वो लो सेल्फ स्टीम में चला जाता है, ठीक है, अपने बारे में काफी ज्यादा उसका नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब आप उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प दोगे, ठीक है, आप बोलोगे कि ठीक है तुम बताओ कि आज क्या बनेगा खाने में, या फिर कोई सा भी आपने उसको बहुत ही सिंपल सा डिसीजन मेकिंग के लिए उसको बोल दिया है, तो उससे क्या होगा, वो एम्पावर्ड होगा। थर्ड है नॉन जजमेंटल अप्रोच। नॉन जजमेंटल अप्रोच का मतलब होता है कि आपको पेशेंट को जज नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कहाँ से आ रहा है, या फिर उसकी डिसीज कंडीशन कैसी है, या फिर उसके साथ पास्ट में क्या क्या चीजें हुई हैं, ठीक है, उसके बेसिस में। फिर फोर्थ है कम्युनिटी सपोर्ट, यानी और लोगों को भी आपको इकट्ठे करना है, उनको बताना है कि देखो बहुत ही सिंपैथी और इम्पैथी के साथ आपको जो हमारा पेशेंट है, ठीक है, उसके साथ आपको डील करना है, और जो भी आपका नेगेटिव क्या कहते हैं एटीट्यूड है, ठीक है, उस पेशेंट के साथ वो एटीट्यूड आपको हटा देना है। फिर फिफ्थ क्या है, अप्रोच टू द पेशेंट हु आर रिकवर्ड। मतलब ऐसे पेशेंट्स जो कि रिकवर हो चुके हैं, उनको अप्रोच करना है, ताकि ताकि क्या हो, ताकि जो हमारा मेंटली इल पेशेंट है उसके अंदर भी सेल्फ स्टीम मतलब आए, और वो भी अच्छे से रिकवर हो सके। ठीक है, अब जो चीजें हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, इसमें हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टिग्मा। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टिग्मा। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टिग्मा में बेसिकली क्या है, स्टिग्मा कितने टाइप का होता है, ठीक है, स्टिग्मा कितने टाइप का होता है, हम इसमें उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला टाइप क्या है हमारा, पहला टाइप है चलो इसको हटा के नेक्स्ट स्लाइड में कर देते हैं। ठीक है, पहला टाइप जो है हमारा, वो हमारा है पर्सनल स्टिग्मा। क्या है, पर्सनल वो है हमारा पर्सनल स्टिग्मा। ठीक है, ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है फैमिली स्टिग्मा। फैमिली स्टिग्मा।
ठीक है। फिर थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है सोशल स्टिग्मा, ठीक है, सोशल स्टिग्मा, ठीक है, ठीक है। और फिफ्थ जो है हमारा वो होने वाला है फैमिली स्टिग्मा, सॉरी इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल स्टिग्मा, इसको हम यहां लिख सकते हैं ना, इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल स्टिग्मा, ठीक है क्लास, ठीक है, ठीक है। पर्सनल स्टिग्मा क्या होता है, पर्सनल स्टिग्मा मतलब कि जो व्यक्ति है हमारा, ठीक है, जो भी हमारा पेशेंट है, वो खुद के बारे में ही नेगेटिव बिलीफ लेकर बैठा हुआ है, नेगेटिव थिंकिंग लेकर बैठा हुआ है, बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड लेकर बैठा हुआ है। वो सोचता है कि मैं तो ठीक ही नहीं होऊंगा यार, ठीक है, बहुत कम चांसेस है मेरे ठीक होने के, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पर्सनल स्टिग्मा, ठीक है। फैमिली स्टिग्मा का मतलब क्या होता है, ठीक है, फैमिली स्टिग्मा में क्या आता है कि फैमिली कभी कभी सोच लेती है कि भाई अब तो हमारा बेटा या बेटी हाथ से गया, ठीक है, और जो समाज है, जो सोसाइटी है, ठीक है, अब हमें वो निग्लेक्ट करेगी, ठीक है, निग्लेक्ट करेगी, ठीक है, सोसाइटी, और इसी वजह से वो काफी ज्यादा शेम में रहते हैं, है ना, काफी ज्यादा शेम में रहते हैं कि अब हम बताएंगे कि भाई इसको ये मतलब ये दिक्कत हो गई है, तो फिर इसके आगे क्या होगा फिर हमारा, है ना, क्योंकि कोई हमारी फैमिली में फिर आएगा नहीं, राइट। फिर आता है सोशल स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा का मतलब क्या होता है, जो भी स्टिग्मा सोसाइटी के थ्रू उस इंडिविजुअल को दिया जा रहा है, जो भी नेगेटिव एटीट्यूड या फिर नेगेटिव बिलीफ उस व्यक्ति को दिया जा रहा है, ठीक है, कौन से व्यक्ति को, जो कि मेंटली इल है, उसको हम बोलते हैं सोशल स्टिग्मा, ठीक है। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल स्टिग्मा, क्या आता है, इंस्टीट्यूशनल स्टिग्मा, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप जहां पर भी प्रोफेशनली जा रहे हैं, है ना, या फिर आप जॉब में जा रहे हैं, या फिर आप किसी भी, ठीक है, आप कॉलेज में जा रहे हैं, आप जॉब में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां के लोगों का जो स्टिग्मा होता है, वहां के लोगों का जो नेगेटिव बिलीफ है आपके लिए, उसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल स्टिग्मा, ठीक है। क्या क्या है, पर्सनल स्टिग्मा, फैमिली स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा और इंस्टीट्यूशनल स्टिग्मा, ठीक है। पर्सनल में क्या था कि व्यक्ति खुद के बारे में ही सोच लेता है कि भाई मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मेरा तो अब हो गया, ठीक है, अपने बारे में जो भी नेगेटिव वो सोच सकता है जितने हद तक वो उतना सोचता है, और उसको हम बोलते हैं पर्सनल स्टिग्मा। फैमिली स्टिग्मा में क्या हो जाता है, फैमिली एकदम होपलेस हो जाती है बच्चे के साथ, और वो सोचती है कि अब तो सोसाइटी में काफी ज्यादा हमें शेम का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, और काफी ज्यादा वो निग्लेक्टेड होती है सोसाइटी, सॉरी क्या कहते हैं, फैमिली, ठीक है। फिर है सोशल स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा मतलब सोसाइटी के लोगों ने एक विचारधारा रख ली है उस व्यक्ति के लिए कि भाई अब वो व्यक्ति ठीक नहीं होने वाला, ठीक है, बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड, जैसे कि कोई उसका फंक्शन हो रहा है, ठीक है, सोशल फंक्शन हो रहा है, तो वहां पर उस व्यक्ति को इनवाइट ना करना, ठीक है, और उसको थोड़ा सा आइसोलेट रखना, ठीक है, उसको बोलते हैं सोशल स्टिग्मा। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल स्टिग्मा, ठीक है, ये क्या होता है, आप किसी भी वर्क प्लेस पे जा रहे हो, अपने कॉलेज में जा रहे हो, वहां के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या नेगेटिव बिलीव है उनका, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल स्टिग्मा, ठीक है क्लास, ठीक है क्लास। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, चलिए पहले हम जहां से अंत किया, ठीक है, यहां से हम शुरू करते हैं। स्टिग्मा में हमने क्या देखा था, स्टिग्मा में हमने देखा था कि स्टिग्मा इज नथिंग बट बेसिकली अ नेगेटिव बिलीफ एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स अ मेंटली इल पेशेंट, ठीक है। सेकेंड थिंग हमने क्या देखा था कि नर्सेस का क्या रोल हो सकता है स्टिग्मा को रिड्यूस करने में, ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, एजुकेशन और अवेयरनेस, ठीक है। फिर क्या था, एम्पावरमेंट,
ठीक है, पेशेंट को एम्पावर करना। फिर क्या था, नॉन जजमेंटल अप्रोच, ठीक है, बहुत ही नॉन जजमेंटल सा अप्रोच करना। ठीक है, फिर क्या था, फिर था कम्युनिटी सपोर्ट। ठीक है, कम्युनिटी सपोर्ट में क्या था कि हम लोग और भी लोगों को साथ में लेकर आ सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि प्लीज शो सम सिंपैथी एंड एम्पैथी विद द पेशेंट, राइट। फिफ्थ क्या था, अप्रोच टू द पेशेंट हु आर रिकवर्ड, मतलब ऐसे लोगों को अप्रोच करना जो ऑलरेडी रिकवर्ड हो चुके हैं, ठीक है, और उनको हमारे जो मेंटली इफेक्टेड पेशेंट हैं उनके साथ बैठाना, उनको बताना कि देखो इनको भी सेम दिक्कतें थी लेकिन आज वो एकदम रिकवर कर चुके हैं, ठीक है, वो एकदम ठीक हो चुके हैं। ठीक है, तो वैसे आप भी ठीक हो सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हमने देखा टाइप ऑफ स्टिग्मा में क्या देखा, पर्सनल स्टिग्मा, यानी व्यक्ति खुद के बारे में ही नेगेटिव एटीट्यूड रख रहा है, नेगेटिव सोच रख रहा है। फिर क्या है, फैमिली स्टिग्मा, यानी व्यक्ति के वजह से, किसी ना किसी व्यक्ति के वजह से फैमिली के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और जो हमारी फैमिली है वो कैसा सोच रही है, ठीक है, कैसा बिलीव कर रही है, ठीक है, कितना नेगेटिव उसका एटीट्यूड हो चुका है। ठीक है, और क्या है, सोशल स्टिग्मा। सोशल स्टिग्मा में बेसिकली क्या था कि सोसाइटी उस व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहा है, और इंस्टीट्यूशनल स्टिग्मा में क्या था कि जो भी आपकी वर्क प्लेस है, ठीक है, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां के लोग आपको कितना निग्लेक्ट कर रहे हैं या फिर कैसे आपके प्रति बिलीव कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव बिलीव कर रहे हैं। ठीक है क्लास, ठीक है क्लास। सो क्लास आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, आज हमने पढ़ा फैक्टर्स इफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, ठीक है, और इसमें हमने देखा बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, उसके बाद हमने देखा साइकोसोशल फैक्टर्स, ठीक है, उसके बाद हमने देखा था लाइफस्टाइल फैक्टर्स, ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था स्पिरिचुअल एंड कल्चरल फैक्टर्स, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा था कि भाई स्टिग्मा क्या होता है, ठीक है, स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा कितनी टाइप का होता है, ठीक है, स्टिग्मा कितने टाइप का होता है, और नर्सेस का क्या रोल होता है स्टिग्मा को कम करने में। ठीक है, ठीक है, तो क्लास आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। फॉलो कीजिए नर्सिंग पीठ को, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।